अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुबैरा उबैद है। आज हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी बेसिकली ये कुछ बेसिक स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, जो कि हमें साइकोलॉजी के व्यू के बारे में और ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सा जो बिहेवियरिस्ट था या कौन सा जो साइंटिस्ट था उसने साइकोलॉजी की किस फील्ड को, किस कंसेप्ट को इन्वेंट किया था और वो कंसेप्ट फिर कैसे आगे चला था। तो मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पे 5 व्यूज़ हैं, एक नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है और एक साइंटिफिक साइकोलॉजी है, ओरिजिन है उसका, और एक स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म है, एक हमारे पास बिहेवियरिज्म होता है, एक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी होती है और एक साइको एनालिसिस होता है। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको देख के हम साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम आगे साइकोलॉजी की फील्ड्स को पढ़ते हैं। ठीक है जी। नेचर और नर्चर डिबेट में क्या होता है कि नेचर का कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले हमारे पास डेकार्ट ने, नेचर का कंसेप्ट जो है वो हमारे पास सबसे पहले डेकार्ट्स ने दिया था और उसने कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक, आपको पता है कि नेचर क्या होती है, हम अपने इर्द गिर्द जो नेचर देखते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं कि फूल, पौधे, दरख्त, पहाड़, ये चीज़ें, माउंटेन, सारी जो अल्लाह ने बनाई हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में हैं, जिन पे कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई, जिन पे कोई कंट्रोल नहीं किया गया। तो ह्यूमन बीइंग की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचर क्या होती है कि वो बेसिक क्वालिटीज़, वो बेसिक कंसेप्ट्स, वो बेसिक फिनोमिनाज जिनके साथ वो पैदा होता है, बेसिक जो उसकी सोच होती है, जो उसका इनर होता है। ठीक है। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में नेचर का कंसेप्ट क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक ऐसी नेचर के साथ पैदा होते हैं कि कुछ कंसेप्ट्स उनके माइंड में बाय नेचर ही डाल दिए जाते हैं, जैसे कि अर्थ क्या है, फायर क्या है, वाटर क्या है, गॉड क्या है, मेन कंसेप्ट्स क्या हैं, उसकी सेल्फ का क्या कंसेप्ट है। नेचर डिबेट जो है वो ये कहती है, और ये सबसे पहले हमें कंसेप्ट डेकार्ट्स ने दिया था। उसने कहा था कि गॉड जो है उसने हमारे अंदर एक इस तरह का मैकेनिज़्म फिट किया है कि हमें सारी चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो हमें पता होती हैं। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको नेचर उसकी इस हिसाब से एडजस्ट हुई हुई होती है कि उसको उन सब चीज़ों का पता होता है। इसके मुकाबले में नर्चर की एक डिबेट है। नर्चर, आपको पता है कि नर्चर करना किसको कहते हैं, कि परवरिश करना, किसी चीज़ को फ्लरिश करना, किसी चीज़ पे इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना कि उसकी अच्छी सी जो है वो नर्चरिंग हो सके, उसकी अच्छी से पॉलिशिंग हो सके। ठीक है। नर्चर डिबेट जो है वो नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट काम करती है और नर्चर की डिबेट जो है वो ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचर से लेके कुछ भी पैदा नहीं होते, बाय नेचर उनमें कोई भी चीज़ नहीं होती, वो एनवायरनमेंट से सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है, वो उस एनवायरनमेंट से जो चीज़ें सीखते हैं, जो एक्सपीरियंसेस वो लेते हैं, उनको लेके वो आगे चलते हैं। और ये हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया था जॉन लॉक ने। उसने नेचर को बिल्कुल कैंसिल कर दिया, उसके कंसेप्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा कि जो हम एक्सपीरियंसेस जो करते हैं, जो लाइफ में जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हम उनकी बेस पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। इसने एक कंसेप्ट दिया था टेब्यूला रासा का। वो ये होता है कि एक ब्लैंक स्लेट होती है, यानी उसने कहा था कि एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की फॉर्म में होता है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके माइंड में कुछ नहीं होता। आप जैसा उसको इन्वायरमेंट देंगे, आप जैसे जैसे उसकी उस ब्लैंक स्लेट पे जो भी फिल करते जाएंगे, जो भी लिखते जाएंगे, वो चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी साइकी में डेवलप होती जाएगी। तो नेचर और नर्चर डिबेट जो है, साइंस के इतनी ज़्यादा आगे जाने के बावजूद आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि नेचर का ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है इंसान की पर्सनैलिटी में या नर्चर का इन्फ्लुएंस होता है। आप जहाँ भी देखेंगे इस चीज़ को नेचर और नर्चर दोनों ही लिखा होता है, यानी हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेस के इंसान जो है वो नेचर प्लस नर्चर का मिक्सचर है। यानी जो वो नेचर के साथ पैदा होता है, जिन क्वालिटीज़ के साथ वो पैदा होता है, प्लस जो एक्सपीरियंसेस वो लेता है, जो उसकी उस ब्लैंक स्लेट पे लिखा जाता है, उनके मुताबिक वो उन दोनों को इंटरप्रेट करके वो अपनी लाइफ को गुजारता है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड आती है फील्ड साइंटिफिक साइकोलॉजी की। साइंटिफिक, पहले हमने देखा नेचर वर्सेस नर्चर, उसमें साइंस का कोई रूल नहीं था। नेचर डिबेट जो है वो हमारे पास ये कहती थी कि बच्चा जो है वो एक नेचर के साथ पैदा होता है, ख़ास क्वालिटीज़ के साथ पैदा होता है। नर्चर में था कि जी जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जो इंसान एक्सपीरियंसेस करता है, उसके हिसाब से वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसमें साइंस का कोई रूल नहीं था। विलियम वंट एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी और उसने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है और आप इसको एक साइंस के तौर पे लें
और आप जो है इस तरह से एक्सपीरियंसेस तो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं कि वो सब कुछ करते हैं और वो उससे सीखते हैं, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा बहुत कोई एविडेंस का, कोई ऑब्जर्वेशन का भी रोल होना चाहिए, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए जिससे इंसान जो है वो ये देख सके कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ से लर्न हो रही है और साइंस जो है वो कैसे काम कर रही है, लर्निंग की साइंस जो है वो किस तरह से काम कर रही है। उसने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे लैब में और उसने हमें ये कंसेप्ट दिया कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है और उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बेस पे ट्रीट किया जाए, ये नहीं कि नेचर है या नर्चर है। उसने इस चीज़ को, कंसेप्ट को डिनाई कर दिया और उसने अपना एक नया कंसेप्ट बनाया कि साइकोलॉजी एक साइंस है, इसको एक साइंस के तौर पे ट्रीट किया जाए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म वर्सेस फंक्शनलिज्म आता है। स्ट्रक्चरलिज्म की सबसे पहले हमारे पास बात की थी एडवर्ड टिचनर ने। टिचनर जो है वो ये कहता है कि हमारे पास माइंड जैसे कि डिफरेंट मशीन्स होती हैं, जैसे कि एक कार है, एक टेबल है, एक चेयर है। तो चेयर की क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी 4 लेग्स होती हैं, एक आर्म होता है, आप उस पर बैठते हैं, या एक टेबल होती है उसकी 4 लेग्स होती हैं, ऊपर रखने की जगह होती है, कार होती है, मशीनरी होती है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वर्क करते हैं। तो इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट हमारे पास कहता है कि माइंड जो है वो, उसको अगर हम उसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे लिए बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। यानी कि माइंड का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है कि माइंड का स्ट्रक्चर किस तरह से है और किस तरह से नहीं है, ठीक है, और वो किस तरह से वर्क करता है। और उसके मुकाबले में हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है फंक्शनलिज्म का। फंक्शनलिज्म का जो कंसेप्ट था वो विलियम जेम्स ने दिया था। फंक्शनलिज्म के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को बिल्कुल टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि माइंड को इस तरह की चीज़ तो है नहीं कि हम उसको अंदर से उसकी छांटी करके या उसको कोई ऑपरेट करके देख सकें। माइंड जो है बिहेवियर ऑल्दो हमें नज़र आता है, लेकिन माइंड को इस तरह की हमारे पास एंटिटी तो नहीं है वो। तो हम क्या करते हैं, उसको उसके फंक्शन की तौर पे, उसके फंक्शनैलिटी की बेस पे एनालाइज करते हैं। जेम्स ने ये कंसेप्ट दिया कि माइंड का जो फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट होता है और हम बिहेवियर को स्टडी करने के लिए माइंड के फंक्शन को देखते हैं। उसने फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट दिया। उसके बाद बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट आ जाता है। बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट ने जो है वो वॉटसन के कंसेप्ट से वो ओरिजिनेट हुआ है। और बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट क्या है, वॉटसन कहता है कि इंसान जो भी चीज़ें लर्न करता है, जो भी वो बिहेव करता है, वो क्या होता है कि वो चीज़ें वो अपने एनवायरनमेंट से लेता है और कुछ चीज़ों को वो लर्न करता है और वो हर चीज़ मतलब लर्न करता है। जो चीज़ें वो इस तरह से लर्न करता है कि उसको एनवायरमेंटल क्लूज़ मिलते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं, तो वो बिहेवियर जो है वो कंडीशनड हो जाता है। कंडीशनिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगी। और जो बिहेवियर को एनवायरनमेंट से, जिस बिहेवियर को ऐसे स्टिमुलाई नहीं मिलते, ऐसी फेवर्स नहीं मिलती, तो वो बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली ये कंसेप्ट है डार्विनिज्म का। इसने उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे जाके साइकोलॉजिकल एनालिसिस उसका करके उसको कहा कि बिहेवियरिज्म जो है वो इस तरह से होता है कि जिस इंसान को जिस तरह से बिहेव करना सिखाया जाएगा, जिसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, जो जिस तरह से बिहेव करेगा, उसकी वही साइकोलॉजी बन जाएगी। यानी बिहेवियरिज्म जो है वो 1 स्टेप आगे है फंक्शनलिज्म से। ठीक है जी। उसके बाद गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का कंसेप्ट आता है। ये हमारे पास आया था, वर्थहाइमर एक साइंटिस्ट था, उसने हमें दिया था गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट जो है वो बेसिकली एक किसी भी चीज़ की एक होल फॉर्म को कहते हैं। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है वो हमारे पास ये कहती है कि अगर ये है और ये है और ये है, तो आपका माइंड इस चीज़ को एनालाइज कर लेगा कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें आप ये एक छोटी छोटी ट्रायंगल्स और भी बन सकती हैं, ये बन गया, ये बन गया, और ये जो है बीच में से एक खाली स्पेस बन गई। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि ये जो है, ये एक फिगर जो है, हम बेशक इसको जिस भी फॉर्म में देखें, चाहे ये डॉटेड लाइन हो, चाहे ये स्क्वायर शेप में इस तरह से कॉर्नर्स बने हो, हमारा ब्रेन इसको ये इंटरप्रेट करेगा कि ये एक ट्रायंगल ही है।
और उसने ये बोला था कि बिहेवियर को भी हम इसी तरह से देखते हैं कि हम बिहेवियर को एक ओवरऑल चीज़ में देखते हैं, एक ओवरऑल सेंस में देखते हैं। चीज़ों के बारे में, एनवायरनमेंट के क्लूज़ के बारे में जब हम देखते हैं तो हम उनको ओवरऑल देखते हैं रादर देन उनका छोटा छोटा अगर हम उसके पार्ट्स बना लें चीज़ों के। और उसने ये भी कहा था कि सम जो है, होल का जो सम है, जैसे ये एक होल ट्रायंगल है तो इसका होल का सम जो है वो इसके सम और इसके सम से बड़ा होगा, क्योंकि इस पार्ट में कुछ और होगा, इस पार्ट में कुछ और होगा, इस पार्ट में कुछ और होगा। लेकिन जब हम चीज़ को स्टडी करेंगे तो हम इन तीनों पार्ट्स को मिला के इसके होल को स्टडी करेंगे और चीज़ों को होल में ही स्टडी करना चाहिए। सम ऑफ पार्ट्स जो है वो डिफरेंट होता है एज अ होल से। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास साइको एनालिसिस की बात आ जाती है। साइको एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था हमें सिगमंड फ्राइड ने। इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये कहा कि माइंड, बेसिक इनका जो फोकस था वो अनकॉन्शियस के ऊपर था। इन्होंने ये कहा कि हमारे पास माइंड जो है वो इस तरह से वर्क करता है कि अनकॉन्शियस जो है वो हमारे माइंड का ऑलमोस्ट 90% होता है, और इसमें से अगर हम अन निकाल दें तो बाकी जो कॉन्शियस पार्ट होता है वो हमारे पास ओनली 10% होता है। ठीक है। हम जो बिहेव करते हैं वो अपने अनकॉन्शियस माइंड का जो मटेरियल होता है हम उसको उठा के लेके आते हैं कॉन्शियस के अंदर, और हम उसको अपनी जो डेली लाइफ होती है, जो बिहेवियर होते हैं उसके साथ मैच करते हैं और उसके मुताबिक हम डील करते हैं। जिस बिहेवियर को हम डेली जो है वो इंटरप्रेट नहीं करते या उस पर एक्सरसाइज नहीं करते, वो हमारे अनकॉन्शियस मटेरियल में चला जाता है। फिर जब हमारे पास एनवायरनमेंट से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो हमें पुरानी कोई भूली हुई हो, हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी हो, तो हमारा माइंड उसको इधर से उठा के इधर ले आता है। यानी बेसिकली जो ह्यूमन माइंड है वो अनकॉन्शियस की फोर्स पे डिपेंड करता है। आपकी अनकॉन्शियस जो विशेज़ होती हैं, आपकी फॉरगेटेड जैसे मेमोरीज़ होती हैं, आपके पुराने बचपन की यादें होती हैं, तो वो यानी आप ये कह सकते हैं कि कभी भी आपकी लाइफ से नहीं निकलती, और जो अनएक्सप्रेस्ड बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं जाके लाइफ में सामने ज़रूर आता है। आप उसको कभी भी छुपा नहीं सकते, चाहे वो कॉन्शियस में हो चाहे वो कॉन्शियस में ना हो। आप कहीं ना कहीं ये देखें कि वो अनकॉन्शियस में आपका बिहेवियर ज़रूर होगा और वो कहीं ना कहीं जाके आपकी लाइफ को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। ये थे जी हमारे पास स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और इनसे हमने पढ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।